नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। शाम के 7 बजने जा रहे हैं और हम बात करेंगे इस बुलेटिन में प्रमुख खबरों की। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें इस बुलेटिन में क्या होगा खास। जल्दी से नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों पर इस बुलेटिन में जिस पर हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बुलेटिन में हम आपको बताएंगे राधा रानी की शरण में प्रदीप मिश्रा कब और क्यों पहुंचे। दूसरी बड़ी खबर आपको विस्तार से बताएंगे आखिर कहां परीक्षा में खुल्लम खुल्ला नकल हो रही है। बताएंगे ईवीएम पर एक बार फिर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। कहां हो रहा है अंधेरे में इलाज, बताएंगे इस बुलेटिन में। वहीं बात करेंगे जानलेवा बिजली की। जीत का हवन कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे। और अंत में बताएंगे आपको कहां गधे पर गांव के मुखिया साहब बैठे हैं। तो अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। राधा रानी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में पंडित प्रदीप मिश्रा पिछले कई दिनों से सुर्खियों में थे। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा की जमकर आलोचना भी की थी। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा रानी बरसाना की नहीं रहने वाली है और उनके पति को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा रानी का नाम नहीं है, राधा जी के पति का नाम अनय घोष है। जिसके जवाब में प्रेमानंद महाराज ने भी प्रतिक्रिया दी थी और काफी नाराजगी जाहिर की थी। और लगातार प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें बढ़ रही थी। उसके बाद यही कारण है कि प्रदीप मिश्रा ने शायद बरसाना जाकर आज दर्शन किया। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज की। आज दोपहर के वक्त पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंचे, राधा रानी के धाम पहुंचे। दंडवत होकर उन्होंने प्रणाम किया। 5 मिनट तक तकरीबन मंदिर परिसर में उन्होंने बिताए और मीडिया से ज्यादा बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि बरसाना वृंदावन के वासियों का प्यार मुझे यहाँ पर खींच लाया। राधा रानी ने मुझे इशारा किया और मैं यहाँ पर आ गया। अगर मेरी टिप्पणी से किसी भी साधु संत को कोई भी परेशानी हुई हो, ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए हृदय से क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने माफी भी मांगी। राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो। और अब कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो करारी हार हुई है, सभी 29 सीटों पर जो हार हुई है, उसके बाद अब पार्टी मंथन कर रही है। दरअसल दिल्ली से भोपाल पहुंचे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य आज यानी शनिवार को पीसीसी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बैठक की। लेकिन इसी बीच बैठक शुरू होने के पहले ईवीएम मशीन पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया और सवाल के बाद सियासत शुरू हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एमपी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में करारी हार के कारणों का पता लगा रही है और इसी सिलसिले में भोपाल में कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वीराज चव्हाण ने लोकसभा प्रत्याशियों से चर्चा की। इस दौरान पूर्व मंदसौर लोकसभा प्रत्याशी दिलीप गुर्जर ने ईवीएम पर बयान दिया, जिसके बाद एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। 4-5 स्टेटों में एक तरफा ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीता और सरकार बनाई है। जिस प्रकार से आप देखें कि उन्होंने जो ईवीएम के ऊपर जो बात उठ रही थी कि ईवीएम के माध्यम से सेटिंग चलती है, तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति के तहत उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय नेताओं का सपोर्ट पूरा था। अगर पोलिंग वाले दिन ये प्रशासन गुंडागर्दी करके मुझे नहीं हराता तो मैं कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहा था। वहीं कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का स्वागत किया और सलाह भी दी है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पीसीसी के अलावा जिलों में भी जाए। जबकि बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने तंज कसते हुए कहा कि इनकी फैक्ट फाइंडिंग नहीं बल्कि फेक फाइंडिंग होगी। ये भी कहा कि अगर वास्तविकता देखनी है तो दुर्गति क्यों हुई इसका पता करें। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का स्वागत है, लेकिन मैं सोचता हूँ पीसीसी के अलावा अगर वो और जिलों के अंदर भी जाएं तो ज़्यादा फैक्ट्स सामने आ पाएंगे। आखिर में ये किसी न किसी के ऊपर दोष बढ़ेंगे, प्रशासन पे दोष मढ़ेंगे, मशीन पे दोष मढ़ेंगे। अपना दोष नहीं देखेगा उनको कि अपने गिरेबा में झांक करके देखें कि आपने जनता से कनेक्ट अपने आप को रखा कहाँ है। जनता से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए हैं आप। सवाल यह है कि बार बार हार के बाद कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की जगह ईवीएम को क्यों दोष देती रहती है।
जबकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर अब तक कोई सवाल नहीं उठाया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दिल्ली से आई फैक्ट फाइंडिंग टीम इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का होने वाला पहला मंत्रिमंडल विस्तार की। जी हां, मानसून सत्र के बाद खबरें हैं कि यह विस्तार हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। दरअसल प्रदेश बीजेपी संगठन और सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में हाईकमान से इस पर सहमति मांगी है। यह विस्तार कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत के लिए होगा। आपको बता दें, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि रावत का विधायक पद से इस्तीफा मंत्री पद की शपथ के बाद कराया जाएगा। वहीं पार्टी ने अमरवाड़ा से उपचुनाव लड़ रहे कमलेश शाह को लेकर भी बातचीत की है। रावत और कमलेश शाह दोनों लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए थे। कमलेश शाह ने इस्तीफा दे दिया था और अब उनकी सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। इसके अलावा बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने भी बीजेपी में शामिल होने के बाद विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। विस्तार के बाद वे भी विधायकी से इस्तीफा दे सकती हैं। वहीं रामनिवास रावत को मंत्री बनाने की संभावनाओं पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के पास एक ही काम है, प्रलोभन देकर कांग्रेस नेताओं को तोड़ना। तो वहीं बीजेपी विधायक भगवान दास सवनानी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपना घर संभाले। बीजेपी के पास दो ही काम बचे हैं, एक तो कांग्रेस के लोगों को प्रलोभन देके तोड़ना और दूसरा अपने जो कार्यकर्ता हैं 50-50 जिन्होंने बीजेपी बनाई जनसंघ, उनको कैसे किल करना। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रोसेस होती है एक समय तक चलती है। अब कांग्रेस कम से कम ये कहना तो बंद करे 163 सीटों के साथ एक बड़े मैंडेट के साथ जीते। रही बात रामनिवास रावत जी के, क्या जिम्मेदारी उनको मिलने वाली, क्या होने वाला है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप से उत्साहित बीजेपी अब कार्यकर्ताओं के बीच जीत का जश्न मनाएगी और जीत का असली हीरो कार्यकर्ताओं को बताएगी। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को प्रदेश में मतदाता अभिनंदन यात्रा निकालने के निर्देश दिए हैं। अभिनंदन यात्रा जीते हुए सांसद अपने अपने क्षेत्र में निकालेंगे और कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। सांसदों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सांसद मन की बात कार्यक्रम से जुड़ें और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जरूर लगाएं, एक पौधा लगाएं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो से मतदाता अभिनंदन यात्रा की शुरुआत की है। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। 29 के 29 जीते हैं। पूरे देश भर में सभी हमारे जीते हुए सांसद अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं का अभिनंदन कर रहे हैं, जनता का अभिवादन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को अभिवादन कर रहे हैं। माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में अपनी शुरुआत कर ली है। ये 27 तारीख से आरंभ हुआ है और लगातार चलने वाला है। अमित शाह जी कह के गए थे कि जहाँ वोटिंग परसेंटेज कम होगा उन विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो जिन मंत्रियों का वोटिंग परसेंट कम हुआ पहले तो उनको हटाओ। फिर बात आती है कि जहां बढ़ा है वहां के कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। तो ये नेचुरल है, हर पार्टी करती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को बालाघाट जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पुलिस लाइन पहुंचकर उन्होंने लांजी क्षेत्र अंतर्गत केराझेरी के जंगल में 2 कुख्यात नक्सलियों को मारने वाले 28 हॉक फोर्स और जिला पुलिस बल के जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। इस दौरान सीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम फोर्स को कोई भी कमी नहीं होने देंगे, जो आप चाहोगे वो सब देंगे। जो जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं उनको नमन करने के साथ ही आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देकर हमने अपनी फोर्स को हिम्मत दिलाने का काम किया है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया, साथ ही पुलिस जवानों के परिवार से मिलकर चर्चा भी की। नक्सलवादी मूवमेंट के लिए विभिन्न प्रकार के 28 से ज़्यादा जवानों का सम्मान करने का, उनको अपनी ड्यूटी में शौर्य पराक्रम पुरुषार्थ के बलबूते पे जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, सरकार ने उनको गौरवान्वित करते हुए सम्मानित करने का काम किया है। मैं ऐसे जवानों को बधाई देना चाहूँगा। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार हमारी सरकार इस दिशा में गंभीर है और नए कीर्तिमान बनाते हुए अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है।
छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा के सिंघोड़ी में सीएम मोहन यादव की सभा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग कहते थे छिंदवाड़ा हमारा गढ़ है, उनको लोकसभा के नतीजों से जवाब मिल गया होगा। सीएम ने आगे कहा कि अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में जनता बीजेपी सरकार पर अपना भरोसा करेगी और अमरवाड़ा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से जिताएगी। इसलिए इस उपचुनाव में बहुत सारे आएंगे, उनको सबको आप कहना कि भैया वोट देख लिया आपको, अब 5 साल के लिए हम भाजपा के लिए साथ जाने वाले हैं, तो कमलेश जी का आप ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांध लो मुट्ठी। याद रखो, इनके झूठ का पर्दाफाश करना है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शनिवार को ग्वालियर से भोपाल जाने के दौरान शिवपुरी में बीजेपी नेताओं से मिली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि जो बीजेपी को वोट न दे वो राम भक्त नहीं, हर राम भक्त बीजेपी को वोट देगा, ऐसा अहंकार हमें नहीं पालना चाहिए। उमा भारती ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव परिणामों पर मोदी योगी को ब्लैकमेल करना ठीक नहीं। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के बाद भी बीजेपी हार गई थी। इसके बावजूद हमने अयोध्या में रामलला के मंदिर को अपने एजेंडे से बाहर नहीं किया। हमारे हर चुनाव में अयोध्या रही थी, हमने कभी अयोध्या को वोट से नहीं जोड़ा। इस तरह अब हम मथुरा काशी को भी वोट से नहीं जोड़ रहे। मथुरा काशी हमारे हृदय से जुड़े हैं। हर राम भक्त बीजेपी को वोट देगा, ऐसा अहंकार हमको नहीं पालना चाहिए। और जो हमको वोट नहीं देता वो राम भक्त नहीं है, ये शंका भी हमें नहीं करनी चाहिए। यही बात है, उनकी समाज व्यवस्था अलग है, वहाँ कहीं कोई अनदेखी हो गई है जिसका ये परिणाम है और कुछ नहीं। मुरैना से खुलेआम नकल किए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो केएस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र का है, जहां बीएससी और बीए सेकेंड ईयर की परीक्षाएं चल रही थी। इस दौरान परीक्षार्थी मोबाइल और गाइड के सहारे खुलेआम नकल कर रहे हैं। जब इस वीडियो की जानकारी प्रशासन को मिली तो तहसीलदार ज्योति लक्ष्यकार ने संबंधित परीक्षा केंद्र पहुंचकर दौरा किया, तो उन्होंने देखा कि परीक्षार्थी मोबाइल से नकल कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर प्रशासन ने कार्रवाई करने की बात कही है। बीएससी के पेपर शुरू हुए, आज मैंने किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजा भी था, उन्होंने कई संस्था का दौरा किया है। नकल जैसी स्पष्ट स्थिति तो उनके द्वारा नहीं बताई गई, हालांकि ये बताया गया कि बहुत चिपक के बच्चे बैठे हैं। यदि ऐसा है तो हम जल्दी रोकेंगे। अब तो मंडे को है, मंडे को हम देखते हैं। मंडे को हम 2 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को राउंड पर लगाते हैं और बिल्कुल नकल नहीं होने देंगे। करेंगे एक बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश के जबलपुर से इस वक्त मिल रही है, जहां समर्थन मूल्य में अनाज की खरीदी मामले में अनियमितता पाई गई है और अनियमितता पाए जाने के बाद अब इस मामले की जांच होगी। 2 वेयरहाउस के संचालकों पर मामला दर्ज हुआ है। चरगवा थाने में मामला दर्ज किया है पुलिस ने। 5 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक के अनाज गबन का मामला है। आरोप लगे हैं गेहूं, चना और मूंग की खरीदी हुई थी। अनियमितता पाई गई इस पूरी प्रक्रिया में। कलेक्टर ने निर्देश दिए और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। धर्म गौतम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। धर्म, 5 करोड़ 38 लाख ये छोटी मोटी रकम नहीं है। गबन का मामला लगा है अनाज की इस हेरफेर में, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है तो उसके लिए गोदाम जो वेयर हाउस होते हैं उन पर सेंटर बनाए जाते हैं ताकि जो किसान वो आसानी से वहां पर अपना अनाज ले जा सके। इसी तरह जो शेखपुरा ब्लॉक के गणेश वेयर हाउस और दीक्षित वेयर हाउस में 2 सेंटर बनाए गए थे जहां पर की गेहूं, चना और मूंग की खरीदी की गई थी। लेकिन जब जांच जो हुई वेयर हाउसों की जांच के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने वो जो वहां पाया तो अब तक जो पूरी जांच में बात निकलकर सामने आई कि 5 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक के जो अनाज है, कुछ अनाज कम पाया गया और कुछ मिलावटी अनाज पाया गया। यानी कि कुल मिला के 5 करोड़ 38 लाख रुपए की जो क्षति है वह शासन को पहुंचाने की नियत से यह पूरा हेरा फेरी वहां पर की गई थी, जिस पर जांच करते हुए जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के आदेश पर दोनों वेयर हाउस के संचालक किशोर दीक्षित और भावना दीक्षित के खिलाफ 420 और अन्य धाराओं के तहत चरगवा थाने में मामला दर्ज किया गया। इनकी तलाश की जा रही है और जल्दी पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने की बात कह रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका धर्म, जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।